वेलकम टू हेल्दी होप। मैं डॉक्टर विभु रंजन साहनी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। अमूमन मेरे को इस समय बहुत सारे सवाल जो हैं लोगों की तरफ से आ रहे हैं, जैसे कि जो म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस है ये फैलता कैसे है और किस किस लोगों में होता है। जैसे मैंने बताया कि ये फैलता उन लोगों में है जिनका इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर हो गया है। अब इम्यून सिस्टम जो है कोविड में लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी से भी लोगों का किसी का कम हुआ है, बट उन ये नहीं है कि हर किसी का होगा। उन लोगों का होगा जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं और अनकंट्रोल्ड मेडिकेशन और स्टीरॉयड लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी की वजह से उनका जो डायबिटिक स्टेटस है वो अनकंट्रोल्ड हो गया है, या फिर जो जैसे मैंने पहले बताया कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस जैसे न्यूट्रोपीनिया, लीवर ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट पेशेंट या कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स में उनमें होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट ये नहीं कह सकते हैं कि उनमें होगा, डेफिनेटली होगा। तो इस चीज़ से मत घबराइए कि वो होगा ही होगा इन पेशेंट्स में। दूसरा जो मेरे पास क्वेश्चन आया है वो ये है कि ये स्प्रेड होता है, आपस में स्प्रेड होता है या कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ऐसा नहीं है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। अगर किसी को म्यूकोरमाइकोसिस होता है तो आप उसको टेक केयर कर सकते हैं, मगर उस केस में आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बेटर है आप मास्क पहनिए, थोड़ा सा उस समय हैंड हाइजीन जैसे यूज़ करते हैं कोविड में वैसे ही आप म्यूकोरमाइकोसिस में, क्योंकि ये स्पोर्स हैं, स्पोर्स से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। बट अगेन वही चीज़ कहूँगा उन केसेस में जिसमें आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है। बहुत लोगों ने ये कहा जैसे हम लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी यूज़ करी है, हमने घर में करी है या ऑक्सीजन यूज़ किया है। अगेन सबके लिए सेम चीज़ है कि वो लोग जिनका अनकंट्रोल्ड डायबिटिक स्टेटस है, क्योंकि मोस्टली 50% केसेस जो हैं इसके म्यूकोरमाइकोसिस के वो उसमें देखे गए हैं जो डायबिटिक पेशेंट हैं, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में भी जिनमें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाता है, तो उसमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये इन्फेक्शन जैसे पहले इंसिडेंस रिपोर्टिंग थी, ये इन्फेक्शन 1 लाख में 1 लोगों को होता था, मगर अब जो है अगर हम कंपैरेटिवली देखें स्टिल अभी 0.1% से भी कम लोगों में है ये। नॉर्मली लोगों ने इस कोविड के टाइम में ऑक्सीजन अपने घरों में यूज़ करी है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर यूज़ करे हैं, होम केयर से अपना आइसोलेशन में अपने आप को रिकवरी फेज़ में लेके आए हैं और ठीक हुए हैं। तो उनमें जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो आप यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं, उसको आप डिस्टिल्ड वाटर लेंगे तो इस इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। बेटर है जितना आप ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल बेस ऑक्सीजन है उसको यूज़ करें, इंडस्ट्रियल बेस ऑक्सीजन को यूज़ कम से कम करें। बहुत ज़रूरी पड़ता है तो ही करें। उसके भी आगे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसका एक फ़िल्टर होता है, उस ह्यूमिडिफायर होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ताकि वो आपको इन्फेक्ट ना करे। अगेन वही चीज़ है, अपना इम्यून सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग रखिए। दूसरी चीज़ है आप ओरल और नेज़ल हाइजीन का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि हम दवाइयों पे हम सारा भरोसा रख रहे हैं कि ये दवाई खाएंगे तो ये नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। आपकी सराउंडिंग्स की हाइजीन, आपकी खुद की हाइजीन, आपकी ओरल केयर, नेज़ल केयर ये बहुत मस्ट है। ओरल केयर के लिए आप रेगुलर ब्रशेस यूज़ करिए, माउथ वॉशेस 3 to 4 टाइम्स आप यूज़ करिए डेली में। और नेज़ल हाइजीन के लिए आप सिंपल जो स्टेराइल सलाइन है उसको अपने नाक में डाल के आप वो कर सकते हैं। जैसे योग में कहते हैं नीति करिए, बट नीति आपने टैप वाटर से नहीं करनी है, डिस्टिल वाटर से करनी है, क्योंकि टैप वाटर भी इन्फेक्शन का स्रोत हो सकता है इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ये बीमारी आपको नहीं हो सकती, चाहे आपको कोविड हुआ है, चाहे आप स्टीरॉयड थेरेपी पे भी थे। अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको होने के चांसेस बहुत कम हैं और ना के बराबर हैं। और अगर बाई चांस आपको ये चीज़ लगता है कि आपको है तो इमीडिएटली अगर आप इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं और जो भी म्यूकोरमाइकोसिस डेडिकेटेड सेंटर्स हैं, अगर आप उसमें एज अर्ली एज पॉसिबल जाते हैं, क्योंकि
इसका डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस इज़ द की फॉर आपका सर्वाइवल और आपको डिफॉर्मिटी से भी बचाने के लिए। क्योंकि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म एम्फोटेरेसिन बी थेरेपी, जो एम्पेरिकल एम्फोटेरेसिन बी है, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इनिशिएट ही उसी समय कर लीजिए, रिपोर्ट आने से पहले ही। और अगर हमें कुछ डिब्राइड करना है टिश्यू को, तो आपका डॉक्टर आपको सलाह देता है तो आप उसको अच्छे से मानिए। क्योंकि ये हमारी तरफ से जो है एज ए डॉक्टर, काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम आपको नहीं समझाएंगे कि इस एरिया में अगर हमें डिब्राइडमेंट की ज़रूरत है, दवाइयों से असर नहीं होगा, तो आप डॉक्टर की सलाह बिल्कुल मानिए। अगर वो डॉक्टर कहता है डिब्राइडमेंट करनी है तो डिब्राइडमेंट करनी ही पड़ेगी, आपकी जान के लिए वो ज़रूरी है। मेरे पास और जैसे सवाल आते हैं कि किस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये होने के चांसेस हैं। ये किसी ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में होने के चांसेस हैं, ये बड़ों में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, ठीक है। और सेम वही चीज़ है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है और आपको कहीं जाना पड़ता है, या आपके घर में कहीं दीवारों में जैसे उल्ली लगी है, फंगस लगा है, सीलन है, और आपको डर है कि आपको ये हो सकता है, तो आप उस कमरे में रहिए जहाँ पे पूरी वेंटिलेशन हो, जहाँ पे धूप आती हो अच्छे से। आपने अगर कमरे में भी रहना है, आपने मास्क लगा के रहना है, सैनिटाइज़र को यूज़ करना है। इससे आप इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेफ़ रखिए अपने आप को, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिए और घबराइए मत। ये जो बीमारी है वो क्योरेबल है। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा, होप करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।